हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम कवर कर रहे हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स HCS प्रीलिम्स के लिए। तो आज हमारा ओवरऑल डे नंबर 22 है। इससे पहले हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। तो हमने शुरू करी थी रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स में हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे HCS प्रीलिम्स के नाम से आपको एक कोर्स मिल जाएगा। उसके कंटेंट सेक्शन में जाके आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, HCS के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया है। आप एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल जो है वो हमारी ऐप पर मिल जाएगा, तो आप जाकर एक बार उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की रैंक्स एंड रिपोर्ट से। तो सबसे पहली आपकी जो रिपोर्ट है दैट इज स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस रिपोर्ट को निकालते हैं और ये रिपोर्ट बताती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है और जो ट्री कवर है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो 1987 से निकलती हुई आ रही है और हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट लॉन्च होती है। यूनियन मिनिस्ट्री ही इसको लॉन्च करती है, जो इन्वायरमेंट वाली हमारी मिनिस्ट्री है। अभी जो 2021 के अंदर जो रिपोर्ट निकली थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो 17th रिपोर्ट थी अपनी सीरीज़ के अंदर। अब इस रिपोर्ट ने बताया कि 2019 के मुकाबले 2021 में जो फॉरेस्ट कवर है वो थोड़ा सा इंक्रीज करा है। इवन इस रिपोर्ट ने बहुत अलग अलग की फाइंडिंग्स भी दी, जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज किया है। इन द सेम वे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज किया है। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है उनके अंदर पिछले रिपोर्ट के मुकाबले जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज किया है। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश होगी, तेलंगाना होगी, उनके अंदर जो फॉरेस्ट का कवर है वो इंक्रीज किया है। अगर मैं बात करूँ कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, ये तो मैंने आपको गेन्स और लॉसेस बताया ना, इसने आपको इस चीज़ से रिलेट नहीं करना कि भाई सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इनका फॉरेस्ट कवर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, पर ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो 2nd नंबर पे है। इन द सेम वे अगर मैं ज्योग्राफिकल एरिया वाइज यहाँ पे बात करूँ, मतलब कि उनकी स्टेट के एरिया वाइज उनका जो कवर है वो कितना है, तो सबसे ज़्यादा जो कवर है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही देखने को मिलता है। दैट इज मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड हो गया। तो आपने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लास्ट मैंने आपको रिपोर्ट बताई उसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर रैंक किया गया है कि उनके अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना इंक्रीज किया है। लेकिन इस सर्वे के अंदर बताया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किन किन कंट्रीज के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज किया है। तो हमारा जो इंडिया है वो 3rd नंबर पे है जिनके अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज किया है। इन द सेम वे अगर मैं वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरिया की बात करूँ तो 2% फॉरेस्ट हमारे इंडिया में भी लाई करते हैं। अगर मैं इंडिया के जोग्राफिकल एरिया की बात करूं तो इंडिया का जो 24% जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। इन द सेम वे यहाँ पे बताया गया कि जो 66% वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल 10 कंट्रीज़ के अंदर लाई करता है, जैसे ब्राज़ील हो गया जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर इनलिस्ट करी गई हैं। इन द सेम वे हमारी कंट्री के अंदर मैंने आपको अलग अलग स्टेट्स का बता ही दिया कि जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। इन द सेम वे जो जोग्राफिकल एरिया वाइज जो फॉरेस्ट कवर है वो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन रीजन्स में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के बारे में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन निकालती है जिसका नाम है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। अब यहाँ पे 30 कंट्रीज़ को ये रैंक करते हैं कि उन कंट्रीज़ के अंदर ड्रग मेनेस को फाइट करने के लिए क्या इन्होंने कोई ना कोई पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया है उसका रैंक 18th आया है। इन द सेम वे यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, इनको अलग अलग स्कोर्स भी दिए जाते हैं जैसे 100 में से। तो यहाँ पे जो नॉर्वे है वो टॉप पे है। दैट मीन्स नॉर्वे कंट्री के अंदर ड्रग मेनेस को फाइट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग जो पॉलिसीज़ वगैरह होनी चाहिए वो सारी की सारी बनी हुई हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इंडिया का रैंक जो है वो 18th आया इस लिस्ट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स के बारे में।
तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। ये न्यू दिल्ली के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिक। अब ये जो फाउंडेशन है वो ये चेक करता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अंदर जो अलग अलग पुलिस स्टेशंस है क्या वो स्मार्ट पुलिसिंग को एक तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं कि नहीं। स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब यहाँ पे यही है कि वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रही हैं पुलिसिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो आंध्र प्रदेश वाली जो स्टेट है यहाँ पे इन्होंने टॉप किया है, उनको यहाँ पे 10 में से 8.11 स्कोर मिला है। तो आपने याद रखना है हमारी कंट्री के अंदर जो स्मार्ट पुलिसिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में एक तरह से प्रैक्टिस करी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक आपका बेस्ट पुलिस स्टेशन का जो अवार्ड है वो दिया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको देते हैं। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में से टॉप 10 पुलिस स्टेशंस को यहाँ पे निकालते हैं लिस्ट के अंदर। उन पुलिस स्टेशन को ही यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाला जाता है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जैसे प्रैक्टिसेस करी हैं पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली का सदर बाजार वाला पुलिस स्टेशन है उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इन द सेम वे यहाँ पे अलग अलग पुलिस स्टेशन है जिन्होंने अलग अलग रैंक्स लिए हैं। तो एटलीस्ट आपको पहले 3 जो रैंक हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सेकंड नंबर पे ओडिशा का गंगापुर पुलिस स्टेशन हो गया। इन द सेम वे थर्ड नंबर पे हरियाणा का भट्टूकलन पुलिस स्टेशन हो गया। तो आपने इन तीनों पुलिस स्टेशन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीति आयोग का एक इंडेक्स है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 एंड 22 वाला। अब आपने इस चीज़ के बारे में ये याद रखना है कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या वो इम्प्लीमेंट करे जा रही हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग एक इंडेक्स निकालता है जिसके अंदर अलग अलग अर्बन एरियाज़ को वो रैंक करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जब रैंक किया तो इन्होंने ये देखा कि जो शिमला है वो यहाँ पे टॉप परफॉर्मर निकल के आया। दैट मीन्स यहाँ पे शिमला के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन द सेम वे जो वर्स्ट परफॉर्मर है झारखंड के अंदर जो धनबाद वाला रीजन है वो वर्स्ट परफॉर्मर है। इनके ऊपर बिल्कुल भी इस रीजन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। इवन यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर स्टेट्स को या फिर अर्बन एरियाज को डालते हैं। जैसे एस्पिरेंट कैटेगरी होगी जिसका कि स्कोर 0 से लेके 49 तक के बीच में आएगा। इन द सेम वे परफॉर्मर कैटेगरी होगी जो कि 50 से लेके 64 तक का स्कोर आएगा। इन द सेम वे एक अचीवर्स कैटेगरी होगी। तो आपने इसके इस इंडेक्स के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स के बारे में आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। अब इस ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के तहत उन्होंने ये बताया है कि इंडिया के अंदर टीबी का बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। और इन्होंने इवन ये भी बताया कि कोविड-19 पेंडेमिक होने की वजह से जो भी टीबी के अंदर जो भी प्रोग्रेस हो रही थी वो या तो रुक गई है या फिर वो बहुत ज़्यादा रिवर्स हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे टीबी की बात करूँ जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी कह देते हैं, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। दैट मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो हवा के अंदर जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं उससे फैल सकती है, स्नीजिंग से फैल सकती है, स्पिटिंग से फैल सकती है ना। इन सब चीज़ों से ये जो माइक्रोब है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर एंटर कर सकता है और एंटर करके फिर ये करता क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सबसे जो फेमस ऑर्गन है जिसको अफेक्ट करता है वो है लंग्स। तो हम कई बार इसको लंग्स टीबी भी कह देते हैं। इवन टीबी के रिगार्डिंग अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो यहाँ पे एक वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी, दैट इज BCG, दैट मीन्स बैसिलस कैलमेट क्यूरिन, जो कि सबसे पहली बार 1921 में यूज करी गई थी और इंडिया के अंदर 1948 के दौरान, और उसके अलावा भी टीबी एलिमिनेशन के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया उसके अंदर भी इस वैक्सीन को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टीबी रिपोर्ट को निकाला है, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। इनकी एक ट्रीटी होती है जिसको हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस ट्रीटी को साइन करती हैं और इसका मेंबर बन जाती हैं। और अल्टीमेटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी भी यहाँ पे डिजीज रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस ये निकालते हैं। जैसे अलग अलग डिजीजेस के तहत पेंडेमिक हो गया, एंडेमिक हो गया एंड इन द सेम वे एपिडेमिक हो गया, इन सब चीज़ों को ये डिक्लेयर करते हैं। तो आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना है। इवन ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको कि 1948 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में, जो कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इस इंडेक्स को निकालते हैं।
अब इस इंडेक्स के अंदर भी ये क्या करेंगे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि 139 कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये किस बेस पे इस रैंकिंग को प्रोवाइड करते हैं, तो ये चेक करते हैं कि क्या उस कंट्री में रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। रूल ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर उस कंट्री के अंदर कोई भी यहाँ पे अलग अलग जैसे रूल्स वगैरह बनाए गए हैं और उस रूल्स के तहत ही लोगों को यहाँ पे जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है वो एफिशिएंट और फेयर तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। इन द सेम वे लोगों के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं वो एक तरह से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इन चीज़ को फॉलो करते हुए ये कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंक करते हैं। इन द सेम वे हमारी जो कंट्री है उसका रैंक 79 आया है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। अगर मैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो इस इंडेक्स को ये 2006 से निकालते हुए आ रहे हैं और यही चेक करते हैं कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड किन किन कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है एंड इवन उसके साथ मिलकर जो अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी है, ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को निकालते हैं। इस इंडेक्स के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये स्टेट्स को रैंक करेंगे बेस्ड अपॉन कि उस स्टेट के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी है। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर यही होता है कि थोड़ी एनर्जी यूज़ करने के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा काम जो है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है वो एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो रही है। इवन ये यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर स्टेट को रैंक करते हैं, स्कोर प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसके अंदर भी एस्पिरेंट कैटेगरी होगा, कंटेंडर होगा, अचीवर्स होगा, फ्रंट रनर्स होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस स्टेट का क्या स्कोर आता है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर स्टेट आई है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो है कर्नाटका। पहली 3 स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हरियाणा से भी रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरियाणा है वो 3rd नंबर पे आया है, जिनका स्कोर 59.5 है। दैट मीन्स वो अचीवर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। इन द सेम वे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर लाई करती है और ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक इंडेक्स निकालते हैं, एक लिस्ट निकालते हैं जिसको बोलते हैं हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट। अब ये इस लिस्ट के अंदर चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर, अब जैसे इंडिया से रिलेटेड लिस्ट है ये, तो दैट मीन्स इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन स्टेट में से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स कौन सी स्टेट से आ रहे हैं। इवन यहाँ पे इंडिया को भी अलग अलग कंट्री से कंपेयर किया और यहाँ पर ये बताया कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, और 2nd नंबर पे जो स्टार्टअप्स है वो चाइना वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, और 3rd नंबर पे हमारा इंडिया आता है जिसके अंदर नए नए और जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, देखने को मिलते हैं। इन द सेम वे अगर मैं इंडिया के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आपको बैंगलोर वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। इन द सेम वे मुंबई हो गया, फिर गुरुग्राम हो गया, और फिर उसके बाद न्यू दिल्ली और नोएडा हो गया। तो आपने इन रीजन्स के बारे में याद रखना है। स्टार्टअप का मतलब यहाँ पर यही है कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कोई ना कोई नई चीज़ों को शुरू करते हैं, उसको हम स्टार्टअप बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे इस लिस्ट को निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नीति आयोग है उन्होंने एक और रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अब इस रिपोर्ट के तहत जो नीति आयोग है उन्होंने ये बताया है कि आपको अर्बन प्लानिंग करने के लिए एक अलग से स्कीम को लॉन्च करना चाहिए जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे सारा का सारा जो खर्चा है वो सेंटर सरकार उठाएगी। इन द सेम वे उन्होंने उसका नाम भी बताया, दैट इज़ 500 हेल्दी सिटीज़ प्रोग्राम। इसके नाम से आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लॉन्च करना चाहिए और यहाँ पे कुछ फंड्स जो है वो एलोकेट करने चाहिए ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो भी अर्बनाइजेशन हो रही है, जिन रीजन्स में भी अर्बनाइजेशन हो रही है, उनके ऊपर थोड़ा फंड खर्च किया जा सके और यहाँ पे अर्बन प्लानिंग और अच्छी हो सके। तो अगर मैं अर्बनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो अर्बनाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो लोग हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की टूवर्ड्स मूव करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो 31.1% है और धीरे धीरे ये जो अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज करती जा रही है। इवन यहाँ
यहाँ पे इन्होंने अर्बनाइजेशन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जैसे कि कौन से ऐसे रीजन हैं जिनके अंदर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। स्पेशली आपको यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर अर्बनाइजेशन 75% देखने को मिलेगी। दैट मीन्स अगर जो एवरेज है, यहाँ पे मैंने अर्बनाइजेशन बताई ना आपको 31.1% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो एवरेज के हिसाब से ये कितनी ज़्यादा परसेंटेज है। इन द सेम वे अगर मैं बाकी के रीजन्स की बात करूँ, कई ऐसे रीजन्स हैं जिसमें अर्बनाइजेशन बहुत कम है, जैसे बिहार, उड़ीसा, असम वाला रीजन हो गया। इन द सेम वे कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, 40% तक अर्बनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी उस वजह से उस अर्बन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के बारे में। तो ये चैनलाइसिस एक कंपनी है, वो इस इंडेक्स को निकालती है और इस इंडेक्स के अंदर सर्वे किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि क्या लोग रेडी हैं बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो क्रिप्टो करेंसी को कौन कौन जो लोग हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस सर्वे के तहत ये पता चला कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो वियतनाम है वो टॉप नंबर पे है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इन द सेम वे सेकेंड नंबर पे यहाँ पे इंडिया है जो कि क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर हर एक लोग को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है। तो क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी होगी, जैसे बिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, इथीरियम हो गया। तो ये अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज जो हैं जो आपको यूज़ में देखने को मिलती है। क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे यही होती है जो कि एक तरह से ऐसी करेंसी होती है जिसको कोई भी बैंक रेगुलेट नहीं करता। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से इस करेंसी की जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होती है। इवन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ पे जो भी आप ट्रांजैक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को करते हो तो वो पब्लिक लेजर सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर एक तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। तो आपने क्रिप्टो करेंसी के इंडेक्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हुरून इंडिया है और एडलगिव है वो एक लिस्ट निकालते हैं जिसका नाम है एडलगिव हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपिस्ट लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर ये रैंक करते हैं अलग अलग फिलैंथ्रोपिस्ट्स को। फिलैंथ्रोपिस्ट्स होते कौन हैं, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो कि लोगों की वेलफेयर के लिए यहाँ पे पैसा वगैरह देते हैं, तो उनको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कह देते हैं। तो सबसे टॉप नंबर पे जो आए हैं वो अजीब प्रेम जी आए हैं जो कि विप्रो कंपनी के मालिक हैं। तो आपने पहले तीनों को याद रखना है। सेकंड नंबर पे शिव नडार हैं और तीसरे नंबर पे जो जियो के मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, वो यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के बारे में। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट को निकालते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे रहने लायक एक तरह से सेफेस्ट सिटी हैं, जहाँ पे रहने लायक जो हेल्थ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो इस लिस्ट के तहत उन्होंने ये निकाला कि जो डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन है वो सबसे सेफेस्ट सिटी है, रहने लायक बहुत अच्छी जगह है। इन द सेम वे म्यांमार के अंदर जो यांगोन है वो सबसे बॉटम पे लाई करती है, वो बिल्कुल भी सेफ सिटी नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या हमारे इंडिया की भी सिटीज़ यहाँ पे देखने को मिली हैं, तो आपको 48th रैंक पे न्यू दिल्ली देखने को मिलेगा और 50th रैंक पे आपको मुंबई देखने को मिलेगा, जिनको अलग अलग जो स्कोर्स हैं वो यहाँ पे 100 में से स्कोर्स प्रोवाइड करे गए हैं। क्योंकि स्कोर्स की भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई हैं, जैसे कि हमारे जो मुंबई और न्यू दिल्ली हैं वो दोनों के दोनों हाईएस्ट सेफ्टी वाली कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 3 रैंक जो हैं वो डेनमार्क हो गया, देन कनाडा का टोरंटो हो गया और सिंगापुर वाला जो रीजन है वो यहाँ पे सबसे सेफेस्ट सिटी है, रहने लायक सिटी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड। तो ये इस इंडेक्स को निकालते हैं। इस इंडेक्स के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये इस इंडेक्स के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनको रैंक करते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पर यही होता है किसी चीज़ को एक छोटे रॉ मटेरियल से अपने प्रोसेस्ड चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो कौन सी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे देखा गया कि टॉप नंबर पे चाइना आ रहा है, सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया है और थर्ड नंबर पे यहाँ पे यूएस देखने को मिला। तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स को यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि क्या उस कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाए तो क्या उसको
दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे अलग अलग रिस्क को क्या कवर किया जाता है और वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितनी पड़ जाती है। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए ये कंट्रीज़ को रैंक करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो आपने इन रैंक्स और रिपोर्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ तक हमारी जो रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं वो कवर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।